हेलो एवरीवन, ये मेरा केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट टॉपिक का थर्ड लेक्चर है। और सेकंड लेक्चर में मैंने पढ़ाया आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें पहला था स्ट्रैंडिंग इफेक्ट या उसी को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग इफेक्ट। सेकंड था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड था न्यूक्लियर चार्ज। फोर्थ था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई और उसका वेरिएशन। मैंने बताया था कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने से एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ता है क्योंकि नया नया सेल का एडिशन होता है। तो इस हिसाब से सबसे बड़ा एटॉमिक साइज ग्रुप 1 का होगा यानी अल्काली मेटल्स का होगा, और सबसे छोटा एटॉमिक साइज ग्रुप 17 का होगा यानी हैलोजेंस का होगा। और ग्रुप 18 का होना चाहिए बट ऐसा नहीं होता क्योंकि ग्रुप 18 में हम लोग बताया था कि नॉन बॉन्डेड एटम है, और नॉन बॉन्डेड एटम का हम लोग निकालते हैं वान डेर वाल रेडियस। तो सबसे ज्यादा वान डेर वाल रेडियस ग्रुप 18 का होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहरी कक्षा से, सबसे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एटम ले ले ए, लेकिन ये गैसियस एटम है और इसके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा कैटायन। मैं आपको बताया था कि अगर कोई एलिमेंट में कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो बनता है कैटायन, और अगर कोई एलिमेंट में एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बनता है एनायन। तो हम बोले कि इस न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ा उसी को हम लोग बोले आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, आप लोग देखे होंगे कि आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम ही क्यों बोले? क्योंकि गैस को आइसोलेट करना बहुत इजी होता है देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है, इसलिए उसको आइसोलेट करना मतलब होता है अलग करना, और उसको इजीली हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bond इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कौन होगा? जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होगा, दैट इज आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। कहां से? तो फ्रॉम एन isolated gaseous atom of an element in its ground state, या हम लोग इसको बोले दैट इज लोवेस्ट एनर्जी स्टेट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न करेगा? टू प्रोड्यूस गैसियस कैटायन इज कॉल्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं I.E, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से देख लीजिए कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स ऊर्जा की जरूरत होती है, क्यों? तो हटाने के लिए, टू रिमूव किसको? तो मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को। कहां से? तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके ग्राउंड स्टेट में क्या प्रोड्यूस करेगा? गैसियस कैटायन। इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने एग्जांपल बताया कि मान ले कि कोई ए गैसियस एटम है, उसके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालें और वो क्रिएट किया गैसियस कैटायन, तो इस
जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ा उसी को हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें बहुत कुछ ऐसा टर्म है, जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से लेके 8th आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक होता है। तो बात करते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड क्या होता है। तो बोलेंगे कि द मिनिमम अमाउंट of energy required to remove first electron from isolated gaseous atom is called, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी। और बोले अगर कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से, तो फ्रॉम गैसियस केटायन इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली वी हैव, हम लोगों के पास थर्ड कॉमा फोर्थ कॉमा फिफ्थ डॉट 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 से लेके 8th आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि ए गैसियस आइटम है, अब क्या किए कि इसके बाहर कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालें, तो ये बन गया ए प्लस। इसको हम लोग बोले, जितना एनर्जी लगा तो उसको हम लोग बोले फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको लिख सकते हैं IE1। अगर यही गैसियस केटायन के बाहर कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये बन जाएगा ए गैसियस 2+, और इस आयोनाइजेशन एनर्जी को बोलेंगे IE2, मीन्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये डबल+। अब ए डबल+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो ये क्या बन जाएगा, ए ट्रिपल+ गैसेस कैटायन बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे IE3। इसी टाइप से अगर हम लोग ए 7+ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये बन जाएगा ए 8+ गैसियस कैटायन, तो इसको हम लोग बोलेंगे IE8, मीन्स 8th आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम लोग ऐसा देखें कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, से ज़्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो होगा वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 8th होगा। कैसे सर, एक एग्जांपल लेके आप बताइए कि देखते हैं हम एग्जांपल। जैसे एल्यूमिनियम ले लें, अब एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालें। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 3 होता है। अब इसके बाहर कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये बन गया एल्यूमिनियम प्लस गैसियस, इसका हो जाएगा 2, 8, 2, और इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या IE1 भी बोल सकते हैं। अब एल्यूमिनियम प्लस 2, 8, 2 से हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसको कहेंगे हम लोग एल्यूमिनियम डबल+, और ये भी गैसियस कैटायन है तो इसको कहेंगे हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी टाइप का अगर हम लोग देखें कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम डबल+, अब इसके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये बन गया एल्यूमिनियम ट्रिपल+, तो इसको हम लोग कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा 2, 8, 1, इसका हो जाएगा 2, 8, 1, और यहाँ हो जाएगा 2, 8, 2, 8 ही हो जाएगा, 10 हो गया। अब देखिए एल्यूमिनियम
ट्रिपल प्लस, इसको कहेंगे फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम 4 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो जाएगा 2 7 और ये हो जाएगा 2 8। अब बताइए कि सबसे एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम डबल प्लस, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, एल्यूमिनियम 4 प्लस में कल मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका साइज उतना छोटा होगा। जितना साइज छोटा होगा मीन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस को उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन नज़दीक होगा, मीन्स उसको निकालने के लिए उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगा। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, से फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, और सिमिलरली यहाँ से देखें हम लोग तो एट्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। ये सक्सेसिव प्रोग्रेस है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन है कि फर्स्ट या सेकेंड। क्यों? मैंने बताया कि जैसे जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा मीन्स उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मीन्स न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स वेरिएशन। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट्स वेरिएशन। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। सुनिए, अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम होगा, दूरी कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगेगा। मीन्स साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। अगर साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ गया तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट गया, मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, एटॉमिक साइज छोटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। सेकेंड हम लोग बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट का। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा मीन्स न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर पुश करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, मीन्स उसको निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा मीन्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर देंगे न्यूक्लियस के प्रति, तो उसको निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा नहीं जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा मीन्स न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाएगा, उसको निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। थर्ड हम लोग बात करें न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। कैसे? तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मतलब न्यूक्लियस का अफेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतना न्यूक्लियस खींचना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है तो उसके लिए हमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है
वो अदर ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होता है, और इस केस में अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं। मीन्स अगर हाफ फील्ड ऑफ फुलफिल्ड एंड fulfilled orbital are more stable than that of any orbital। जैसे बात कर लेते हैं हम लोग बेरिलियम और बोरॉन में। कल हम बताए थे कि अलोंग द पीरियड जाने से साइज घटता है, तो बोरॉन का साइज छोटा है बेरिलियम से। तो अभी मैंने बताया कि साइज छोटा होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो उसको निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, हम लोग प्रायोरिटी देंगे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड को, साइज को छोड़ देंगे वहाँ पे। अगर ऐसा कोई हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला आ जाता है तो उसको हम लोग साइज को प्रायोरिटी ना देके हम लोग देंगे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड को। जैसे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा 2s2 और 2p1, 1s2 2s2 2p1 और ये हो जाएगा 1s2 2s2। हम बोले कि सबसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए यहाँ पे s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है और p ऑर्बिटल यहाँ ना फुलफिल्ड है ना हाफ फील्ड है। तो ऐसे स्थिति में फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो बेरिलियम का हो जाएगा। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन को ट्विस्ट करके घुमा के पूछा कि बताओ सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, तो ये नहीं बोलेंगे कि बेरिलियम का ज्यादा होगा। निकाल के देखते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s1 और ये हो जाएगा 1s2 2s2। अब देख लीजिए ये हो गया हाफ फील्ड और ये हो गया फुल फील्ड। तो ऐसी स्थिति में बोरॉन का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा। ऐसे कुछ और एग्जांपल ले लें, देख लें हम लोग नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 और 2p3 और ये होता है 1s2 2s2 और 2p4। एटॉमिक नंबर 7, इसका 8, इसका 4 था और इसका 5 था। अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन से ऑब्वियसली ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 16। तो मैंने बताया था कि सबसे बड़ा ग्रुप 1, उसके बाद ग्रुप 2, उसके बाद ग्रुप 13, उसके बाद 14 15 16 17 18 17 तक, सबसे छोटा 17 होता है। तो 15 और 16 में ऑब्वियसली छोटा ग्रुप 16 होगा, यानी इस केस में इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन का। लेकिन नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि 2p3 और ये 2p4 है, तो ऑब्वियसली ये p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए तो ऑब्वियस है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो ग्रुप 15 का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का, फिर से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया कि सेकेंड किसका ज़्यादा होगा, तो इसका देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 2p2 और ये हो जाएगा 2p3, यानी ऑब्वियसली ऑक्सीजन का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो ये मैंने बताया वेरिएशन के बारे में, ये फैक्टर्स के बारे में कि अगर एटॉमिक साइज छोटा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा, एटॉमिक साइज बड़ा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कम तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कम। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसलिए हम लोग साइज को प्रायोरिटी ना देके हम लोग हाफ फील्ड और फुल फील्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो इस केस में ऐसा स्थिति होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसका वेरिएशन कि अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं हम लोग बात करते हैं अबाउट वेरिएशन। तो वेरिएशन में सबसे पहले लिखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along the period, the value of ionization enthalpies increases
ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। मैंने बताया अभी कि एटॉमिक साइज अलॉन्ग द पीरियड जाने से घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो अगर देखें तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो बोरॉन से ज़्यादा होगा कार्बन का, कार्बन से ज़्यादा होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन का, बट होता नहीं है क्योंकि स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, नाइट्रोजन का ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन का, और फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा नियॉन का। ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और यहाँ देखें हम लोग फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे दो एक्सेप्शन हैं, आप देख सकते हैं कि ग्रुप 15 का आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से ज़्यादा होता है, और फर्स्ट मतलब यहाँ पे ले ले हम लोग लिथियम और यहाँ ले ले बेरिलियम। तो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए बोरॉन का, लेकिन नहीं, बेरिलियम का ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ भी स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। अब बात करते हैं हम लोग, दो जगह यहाँ एक्सेप्शन आपको बताएं कि एक बेरिलियम बोरॉन में, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। क्यों होता है? तो मैंने बताया कि हाफ फील्ड ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन दैट ऑफ एनी ऑर्बिटल से या एनी सबसेल से बोल सकते हैं हम लोग। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाफ फील्ड ऑफ फुलफिल्ड होता है तो उसका एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होता है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इसलिए हाफ फील्ड ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप the value of ionization enthalpy decreases due to increase in atomic size। Obviously atomic size अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज अगर बढ़ा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ गया, मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, मैंने कल आपको बताया था ग्रुप 13 में एक्सेप्शन एक आता है। एक तरफ ले लेते हैं एलिमेंट और एक तरफ ले लेते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसका होता है 801 किलो जूल पर मोल, 577 किलो जूल पर मोल, इसका होता है 579 किलो जूल पर मोल, इसका होता है 558 किलो जूल पर मोल, और इसका होता है 589 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन है कि गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए लेकिन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था कि गैलियम जो है वो 3d10 ठो डी इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है। जब डी इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट किया तो उसका शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा मीन्स उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो ऑब्वियसली उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर बात करें हम लोग कि थैलियम में यहाँ पे तो सबसे कम होना चाहिए, लेकिन इसमें भी देखे थे हम लोग कि इसका एफ इलेक्ट्रॉन होता है, एफ इलेक्ट्रॉन का शेल्डिंग इफेक्ट और पुअर होता है, न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज और छोटा होगा, तो इस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। मीन्स हम लोग जो रेगुलर ट्रेंड कर रहे थे, देखना चाहते थे कि बोरॉन से कम होगा एल्यूमिनियम का, उसके बाद कम होगा गैलियम का, फिर कम होगा इंडियम का, फिर कम होगा थैलियम का। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ हमको वेरिएशन देखने को मिला क्योंकि एटॉमिक साइज यहाँ पे वैरी कर रहा था, इसलिए वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी वैरी करेगा। सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी वैरी करेगा। यानी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
जो हम लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मीन्स होता है लगाव, चाहत, अट्रैक्शन उसके प्रति, इसको हम लोग कहते हैं एफिनिटी। और बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इस चीज को हम बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति दो व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग टाइप का शो करेंगे अट्रैक्शन को। एक है कि इलेक्ट्रॉन जो चाहेगा, जो है आपका नॉन मेटल, और एक है मेटल। दो तरह का चाहने वाला दो है, एक मेटल और एक है नॉन मेटल। और जो नहीं चाहेगा वो कौन है? वो है नोबल गैस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नोबल गैस का ऑक्टेट पूरा होता है। बोला क्यों हमको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, हम तो स्टेबल हैं, हमको इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी जो होगा वो नेगेटिव होगा। मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नेगेटिव होगा। लेकिन बोले कि नहीं, तुम इलेक्ट्रॉन भी ले लो, तुमको हम एनर्जी भी दे रहे हैं। तो बोलेगा ठीक है चलो दे दो हमको। तब इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन नॉन मेटल, इसको इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत ज़्यादा भूख है, ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। बोलेगा भाई हम ही से तुम 10 रुपया ले लो, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन तो दे दो। तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका पॉजिटिव होगा और इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव नॉन मेटल का होता है। मेटल बोलेगा कि देखो इलेक्ट्रॉन तो हमको चाहिए। ऐसा हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखे हैं कि मेटल भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो मेटल भी चाहेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन मेटल बोलेगा कि ना हम उतना रुपया नहीं देंगे, हम देंगे लेकिन कम। तो बोलेगा ठीक है तुम कम दे दो। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो नॉन मेटल से कम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा भूख अगर है, किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो नॉन मेटल्स को है। उसके कंपेरिजन में मेटल्स को के पास कम है, तो मेटल कम देना चाहेगा एनर्जी। लेकिन ये तो बोलेगा ठीक है हम एनर्जी पूरा देंगे, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए भाई, हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का निगेटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यही दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा। अब हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। उसमें क्या किए थे कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए थे, अब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद इससे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो इसको डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन one electron is added to outermost cell of an isolated neutral gaseous atom in its ground state to produce gaseous anion इज कॉल्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव होता है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा एच मतलब हुआ चेंज इन इंथैल्पी, अगर पॉजिटिव हुआ मतलब हीट हमको देना पड़ रहा है, एनर्जी देना पड़ रहा है, तो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक।
अगर डेल्टा H निगेटिव होगा तो रिएक्शन जो होगा वो होगा एक्सोथर्मिक, मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम बोले कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड मीन्स यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी जो था वो एंडोथर्मिक था, क्योंकि हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी देना था। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इंथैल्पी क्या होता है। बार बार चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल करें इस वर्ड का कि इंथैल्पी क्या होता है, व्हाट इज एच। तो इंथैल्पी कहते हैं हम लोग एच बराबर होता है ई प्लस पी वी, मीन्स इंथैल्पी जो होता है एच यहाँ पे इंथैल्पी है, ई जो है वो इंटरनल एनर्जी है, और पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। तो इंटरनल एनर्जी कहते हैं कि किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द सिस्टम, किसी सिस्टम में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है सबके समेशन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, कोई भी। और पी से हो गया प्रेशर और वी हो गया वॉल्यूम, मीन्स समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। तो हम लोग जैसे कि एग्जांपल ले लें कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लें न्यूट्रल, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा, ए माइनस गैसियस एनायन। मैंने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट में एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बिकम्स कैटायन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बिकम्स एनायन। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव, और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं कि हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऑलरेडी ए माइनस जी है और एक इलेक्ट्रॉन ये लिया तो ये बन जाएगा A2 माइनस जी, तो आप बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा। आप लोग सोचेंगे नेगेटिव होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होगा? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन और इसको दें तो दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। लेकिन बोलेगा नहीं हम तुमको एनर्जी देंगे, तो बोलेगा ठीक है हमको दे दो एनर्जी, तो वहाँ पे जो हो जाएगा वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग निगेटिव पॉजिटिव का, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन न्यूट्रल गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गया O माइनस गैसियस एनायन। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा वो हो जाएगा माइनस 141 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर यही O माइनस रहा और एक इलेक्ट्रॉन और दे तो ये O2 माइनस हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हम सोचें कि स्टेबल हो जाता है तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा जरूरत है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये फैक्टर हुआ कि ये निगेटिव दोनों आपस में रिपल्सन करेगा, तो हमको इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देना पड़ेगा, और इसका वैल्यू होता है 844 किलो जूल पर मोल। अब हम लोग बात करते हैं इसके फैक्टर्स एंड इसके वेरिएशन के बारे में। जा रहे हैं हम लोग फैक्टर्स affecting the value of electron gain enthalpy। सबसे पहला फर्स्ट एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होगा। मीन्स ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घट जाएगा, एटॉमिक साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ जाएगा। कैसे? एटॉमिक साइज छोटा है मीन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पास आने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना नहीं पड़ेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ जाएगा। लेकिन एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो घट जाएगा। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, मीन जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स होगा इलेक्ट्रॉन को उसके प्रति उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा खींचेगा, मीन्स उसका टेंडेंसी उतना ज़्यादा होगा, इसलिए उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी भी बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल लेना नहीं चाहेगा, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी घट जाएगा। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन जो है वो हाफ फील्ड हो गया 2p3 और ये हो जाता है 2p2, इसके पास एक खाली है, ज़्यादा टेंडेंसी है, और ये तो स्टेबल है, ये ज़्यादा नहीं दिखाएगा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने का, तो इस हिसाब से इसका ज़्यादा होगा। पॉइंट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोलेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेडिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी कम होगा, और अगर शेडिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ज़्यादा होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके वेरिएशन का कि अलोंग द पीरियड जाने से क्या होता है और डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है। मैंने बताया कि अगर अलोंग द पीरियड जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो साइज घटता है, साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि साइज घटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और मैंने अभी बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी होता है, इसलिए वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कि अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी घटेगा, क्योंकि क्या होता है एटॉमिक साइज बढ़ता है। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन का। जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो है वो ग्रुप 17 में बात कर रहे हैं हम लोग। एक तरफ ले ले एलिमेंट और एक तरफ ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसका होता है -333 किलोजूल पर मोल, इसका 349 किलोजूल पर मोल, इसका 325 किलोजूल पर मोल, इसका होता है 295 किलोजूल पर मोल, और इसका होता है 270 किलोजूल पर मोल। देखिए यहाँ भी एक रीजनिंग क्वेश्चन है। अभी मैंने क्या बताया कि डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी घटता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी घटना चाहिए था फ्लोरीन से, लेकिन नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी यहाँ बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए फ्लोरीन के पास 2p ऑर्बिटल है और इसके पास 3p ऑर्बिटल, और उसके जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा 3d ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसको छोड़िए, आप यहाँ से ही समझिए कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है, क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा है। तो जब एटॉमिक साइज फ्लोरीन का छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा तब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, आपस में इलेक्ट्रॉन लड़ने लगेंगे, क्योंकि 2p ऑर्बिटल छोटा होता है देन दैट ऑफ 3p। तो यहाँ पे देखेंगे कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इसका कम हो जाएगा और क्लोरीन का यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर कोई पूछा आपसे कि सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू किस ग्रुप का होता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी का, तो उसका आंसर है ग्रुप 17। क्यों? क्योंकि ग्रुप 17 का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ns2nt5, मतलब मात्र एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट को पूरा करने का। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी कौन करेगा?
ऑब्वियसली ग्रुप 17 करेगा, मीन्स हाइड्रोजन्स का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है। पूछा किस एलिमेंट का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका आंसर है क्लोरीन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।